हेलो दोस्तों, आप सभी का यम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कूलाम का नियम का सदिश रूपण, मतलब जैसे कि हम उसको वेक्टर रूप में दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम अब वेक्टर रूप में दिखाएंगे। तो चलिए, हमारे दो हमने पॉइंट ले लिया है। ठीक है, हमने दो पॉइंट लिया है, एक ए और एक बी। तो ए पर आवेश जो है वो Q1 है और बी पर जो आवेश है वो Q2 है। अब इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक दूसरे को जैसे हम पास लाते हैं, अभी तो कोई मान लेते हैं क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक दूसरे को लाते हैं तो ये क्या करता है, इधर को रिप्लेस करता है और ये इधर को रिप्लेस करता है। ठीक है ना। और इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होता है, ये इंगित करता है, यानी कि इसका मतलब होता है ये एक प्रकार से उसके रेडियस की, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी, सॉरी, जो इनके बीच की दूरी है वो, जैसे यहाँ पे F2 यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा F2 1, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे बल F1 के कारण, यानी कि F2 जो बल है वो किसके कारण लग रहा है, F1 के। और जो इसकी यहाँ पे इंगित कर रहा है, इसका मतलब होता है इंगित करना। जो ये त्रिज्या है यहाँ पे, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आर दिखा रहा है ये क्या है, ये R2 जो है वो R1 के, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q1 के कारण जो हो रहा है ये इसका क्या होता है, सदिश रूप होता है। ठीक है, तो हम अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं कि माना, मैं लिखेंगे माना Q1। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि माना, लिख दें कि यहां माना Q1 के कारण, ठीक है, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, यहाँ वेक्टर F21। ठीक है, यानी क्या है, Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। अब इसी का जस्ट उल्टा होगा, है तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा F12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको अब लिखेंगे कैसे, यहां पे अगर लिखते हैं हम F21, वेक्टर F21 बराबर, तो यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। अब देख रहे हैं यहाँ पे किसके, ये क्या है, ये देखिए Q1 यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण किस पे, Q2 पे लग रहा है। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R कैप। ठीक है, ये हो जाएगा R कैप 2 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R कैप 2 1 हो जाएगा। चलिए एक मिनट इसको फिर से चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पे यानी ये फोर्स इधर को लगा रहा है ना, यानी कि F2 पे कौन लग रहा है, F1 के कारण लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो परिमाण है वो क्या है, R1 है ना, R12 है, तो यहाँ पे R12 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, R12, यानी कि क्या है, R1 जो है वो 2 पे क्या हो रहा है, यानी कि Q1 जो है उसी के साथ क्या हो रहा है, R1 भी उसका, इसका मतलब होता है कि ये R1 जो है ये R2 की दिशा दिखा रहा है, यानी कि R2 की ओर क्या हो रहा है, ये इंगित हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
और यहाँ पे अब निकालेंगे दूसरा क्या, यानी कि 1 2 पे। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे Q2, ठीक है, सॉरी Q1 इंटू Q2 बटे R², और यहाँ पे उसकी सदिश रूप क्या हो जाएगी, R⁻²1, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब समझते हैं आप, इसमें समझ में आ रहा है, ये जो है इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमने R⁻²1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो है Q2 वो Q1 की ओर इंगित कर रहा है, और इसका मतलब होता है, इंगित मतलब उसको दिशा दिखा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है जैसे यहाँ पे R⁻12 है जो, इसका मतलब क्या है कि Q1 जो है वो Q2 की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, ये एक प्रकार से, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं, चलो इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे रफ करके आगे लिखते हैं। यदि हम मान लें, यदि R⁻²2 यानी R⁻2 ये क्या हो, Q1, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि Q1 से Q2 की ओर विस्थापित सदिश हो। इसको मान लेते हैं कि Q1 से Q से Q2 की ओर विस्थापन सदिश हो, सदिश हो, तब क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर, इसका इसका भी मतलब होता है वेक्टर है, ठीक है। R1 बराबर ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको R⁻2 बटे R, ठीक है। सदिश का मतलब होता है, हम इसको वेक्टर के रूप में, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर, चलो वेक्टर ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब है सदिश रूप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जहां पे ये लिखा है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जहां पे ये लिखा है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण में हमारा यही आया था। समीकरण 1 हमारा क्या था, चलिए इसमें लिख देते हैं, समीकरण 1 में वेक्टर R1 या R⁻, ही चलो R⁻ ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो R इसका मतलब भी यही होता है कि वेक्टर रूप, ठीक है, चाहे कैप लगे या वेक्टर का ये चिन्ह बने, इसका एक ही मतलब होता है। क्या लिखेंगे, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 हमारा क्या था, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे यही लिखा था, अब इसके स्थान पे हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर R12 बटे R, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, और आगे इसको और आगे लिखेंगे, तो वेक्टर 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे R³ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हुआ, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ये वेक्टर रूप हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर R12, ठीक है। हम इस प्रकार से ये कर लिए। अब यहाँ पे हम और आगे दूसरा समीकरण में करते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर स्मॉल r जो है वो क्या है, विस्थापन सदिश है, विस्थापन
ठीक है, ये क्या है, विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है। और यहाँ पे जो हम लिखे वेक्टर r12, ये क्या है, सदिश का परिमाण है। ठीक है, क्या है, विस्थापन का परिमाण, या हम कह सकते हैं सदिश का परिमाण है। ठीक है, ये क्या, इस पे लिख सकते हैं का परिमाण है, परिमाण है। तो अब हम इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे r3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर हो जाएगा 2 1। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है उसी तरह हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, हम आगे अभी इसको रफ कर आगे लिखते हैं। हम अभी देख रहे थे यहाँ पे कि r12 वेक्टर बराबर, मान ले यहाँ देखिए एक मिनट, जो है कामा r21 वेक्टर, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में, यहां लिख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है, तो इन, ठीक है, ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि विपरीत दिशा में है, यानी कि इनका वेक्टर क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, एकांक वेक्टर क्या है, विपरीत दिशा में है। हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका एकांक वेक्टर क्या है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा मतलब समझते हैं ना, ये देखिए एक इधर की ओर, देखिए अगर हम कह सकते हैं एकांक वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये इधर की ओर ढकेल रहा है और ये वाला इधर की ओर ढकेल रहा है ना, एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर r12 बराबर माइनस वेक्टर 2 1, है ना, 2 1, ऐसे तो लिखेंगे। तो अब इसी प्रकार हम समीकरण में अगर चले जाते हैं तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें कि यहाँ पे लिखें वेक्टर r1, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ लिखे वेक्टर f1 बराबर f12 बराबर, यानी कि माइनस वेक्टर 2f1, है ना। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूपण कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कोई मान लेते हैं परीक्षण आवेश है, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं क्या है, Q0 है। हमने परीक्षण आवेश को क्या माना है, परीक्षण आवेश जो है इसको हमने क्या मान लिया है, ये Q0 के बराबर है। ठीक है, क्या है ये, Q0 के बराबर। अब इस पर कोई बल लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण निष्पत्ति मतलब होता है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हम फोर्स मान लेते हैं कि यहाँ पे लगने जो भी बल लग रहा है, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लिख देते हैं यहाँ पे, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो क्या है हमारा, हम मान लेते हैं वेक्टर F है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वेक्टर E, यानी कि
इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिखे यहाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ बटे क्यू जीरो या क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम मान लो फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा ई वेक्टर ई नॉट। तो यहाँ पे अगर हम निकालें कि परीक्षण आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है तो निकाल सकते हैं, और कितना उसकी तीव्रता क्या है तब निकाल सकते हैं। तो दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को विशेष तौर से ज्ञात करना। ठीक है, अपने दिमाग में हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी पे आपके बहुत से न्यूमेरिकल लगेंगे और आपको यही नहीं याद रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। तो ये कुछ है नहीं, हमने क्या लिया है, परीक्षण आवेश को मान लिया क्यू जीरो है। ठीक है, और परीक्षण आवेश पर क्या हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बल बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे आवेश है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बल बट्टे आवेश। तो यहाँ पे हम अब इसको लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। तो अब यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारा, एफ बराबर ई वेक्टर ई नॉट जीरो। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, और दूसरी बिंदु कहाँ पे है, हमारी यहाँ पे है। ठीक है, इस पे आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू है, और इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ए है और ये बी है। तो बी पे हमको क्या करना है, फोर्स, यानी कि इसी की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने दो आवेश लिया है, एक प्लस क्यू नॉट लिया है। तो अब हमको ज्ञात कहां पे करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू नॉट पे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही चीज चाहे हम यहाँ पे लिख लो कि माना, ठीक है, ये सब लिख लेना कि माना Q1 व Q2 क्या है, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। इनके बीच की दूरी क्या है हमारी, स्मॉल आर है। तथा हमको क्या करना है, P बिंदु पे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, बी बिंदु पे क्या करना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इतना ना लिखकर सीधा हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कूलाम के नियम से लिखेंगे। यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से या नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और Q0 या Q नॉट बटे आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अभी हम एक फार्मूला पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, या लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है हमारा, एफ बटे क्यू नॉट होता है। समझ में आ रहा है। अब इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ का मान रखेंगे। तो यहाँ पे कैसे रखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा ई बराबर एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q नॉट बटे आर स्क्वायर
ये तो किसका है, एफ वाला, अब बटे में है पूरे का, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो गया। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट? हम देखो इसको बटे 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इसको बटे 1 कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखिए, हम एक निर्वात ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको हम कहाँ पे कर रहे हैं, निर्वात में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम के नहीं लिखे हैं, अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लिख सकते हैं, के मतलब क्या है, हम मान लेते हैं निर्वात में है, और के का मान 1 रखेंगे लास्ट में, फिर हमको इसी रूप में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं के को भी साथ साथ, के क्या है वो वायु या निर्वात है। तो देखिए ये पलट जाएगा ऊपर, ये देखो इसमें कैसे होता है, ये जो एक नीचे वाला होता है ये सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, और जो ये वाला होता है ये इसके साथ आता है। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q इंटू Q0 या Q0, और यहाँ पे के आर स्क्वायर, और देखो ये इसके साथ जा रहा है ना, यानी कि इसी गुणांक में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट, ठीक है। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और यहाँ पे लिख देंगे निर्वात, निर्वात के लिए के बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी इसमें भी अगर हमको इस रूप में प्रूव करना है तो हमारा ये प्रूफ हो गया, आगे वाला प्रूफ करना था तब भी हो गया। अभी इसीलिए हमने आपको क्या कहा, ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रूप में देकर तुमको इस रूप में बदल देगा, क्वेश्चन देगा इस टाइप का, ठीक है। तुमको हल करना इस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, तो तुम्हारा दिमाग वहां पे चक्कर कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा विस्तार से ही समझते चलिए, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम इस आग को एकदम बनाए रखें कि हमको ये करना है, हमको पेपर में अच्छा नंबर लाना है, तो अच्छे से जो भी पढ़े, हम 1 घंटा आधा घंटा जो भी पढ़े उसको मन से पढ़ें कि वो क्वेश्चन दोबारा कभी गलत ना हो। तो चलिए हम आज यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।